हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास है RO ARO के लिए, जहां हम देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा है। पॉलिटी में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा टॉपिक हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कितनी क्लासेस में उसे कंप्लीट करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैं आपको। और आज हमारी पहली क्लास भी रहेगी जहां हम समझेंगे कि पॉलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, कितने क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप सबको पता है पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पार्लियामेंट से मिलेंगे। वैसे हम देखेंगे आज पूरी क्लास जो होगी वो ऐसी होगी जहाँ पे हम बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास से डेमो की। तो और एक चीज़ और भी देख लो, जिन्होंने अभी तक का बैच ले लिया है RO ARO का, वो तो चलो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिया है बैच, उनके लिए है कि 10 अगस्त से एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, नया फ्रेश बैच लॉन्च होने वाला है जहाँ पे मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी। तो जिन्होंने नहीं बैच लिया है वो जल्दी से बैच परचेज़ कर लें। कैसे आप बैच को लेंगे, आपको जाना है एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। डेमो क्लास है, जैसे यहाँ पे आपको डेमो क्लास है, वैसे वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट की डेमो क्लास मिल जाएंगी, आप उनको देख लेना। सब कुछ आपके सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया गया है आपके पूरे बैच में। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट को आप देखोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही प्रिपेयर किया गया है, आपके सब्जेक्ट को ध्यान में रख के ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको नया बैच लेना है तो आपको किस नंबर पे कॉल करना है, मैं एक बार नंबर लिख दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे आसानी से उस नंबर पे कॉल कर लें, डिटेल जान लें कि आपको वो बैच कैसे परचेज करना है। नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अच्छा, ये कलर नहीं दिख रहा, रुको दूसरे कलर से लिख दे रही हूँ यहाँ पे। 95, तो और भी नहीं दिख रहा, वाइट से लिखती हूँ, ये लिखिए 9555। ठीक है, 124 मैं बोल देती हूँ 9555 इस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल जान सकते हैं कि आपका जो बैच है वो 10 तारीख से तो आ ही रहा है, बाकी जो भी आपको डाउट हो आप वो देख लेना। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो हम देखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी और जो क्लासेस होंगी वो किस तरीके से होंगी, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी पॉलिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आप देखते हैं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, दूसरा ये है कि जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। सारा इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। वो कौन बताता है? वो बताते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये कि आपका सिलेबस क्या है, दूसरा ये कि जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनका लेवल कैसा रहा है, किस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। तो शुरुआत कर लेते, देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा, है ना। जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे, संविधान की रचना कैसे थी, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो सिलेबस है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो क्या है। पहला टॉपिक देखो, तो अगर हम पहले टॉपिक के बारे में बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता क्या है। दूसरा ये पॉलिटी क्या होती है, हमने बोला ना कि हम पॉलिटी पढ़ेंगे, तो पॉलिटी होती क्या है। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा हमारी क्लास का वो यही होने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉलिटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसकी नीड क्या थी, आवश्यकता क्या थी, है ना। इससे पहले मोनार्की हुआ करती थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया, है ना, क्या इंपॉर्टेंस रही होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे। आज वाली क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे देखो वो कौन सा है। दूसरा टॉपिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो था डेवलपमेंट हुआ कैसे। जैसे हम सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई,
पहले क्या करने आई थी, पहले एज अ ट्रेडर आई थी, ट्रेड करने के लिए। फिर क्या हुआ, प्लासी का वॉर होता है, बक्सर का वॉर होता है, उसके बाद उनके पास दीवानी राइट आ जाते हैं। किस, कहाँ के, बंगाल, उड़ीसा और बिहार के। जब उनके पास दीवानी राइट आते हैं तो क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होती है वो कुछ रूल्स बनाती है, चाहे वो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट हो या पिट्स इंडिया एक्ट हो या चार्टर्ड एक्ट हो, वो वहाँ से शुरुआत होती। तो हम वो सब पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट हासिल करती है, और उसके बाद से किस तरीके से हमारे एक्ट आते हैं। ठीक है, फिर कंपनी रूल खत्म होता है। आपको पता है 1857 का रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट के बाद कंपनी रूल खत्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का रूल डायरेक्ट इंडिया में आ जाता है। उसके बाद कौन कौन से एक्ट बने, ठीक है, तो 1858 का एक्ट हो गया, ठीक है, 1919 का एक्ट, 1909 वाला एक्ट, 1935 का एक्ट, ये सारे एक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, फिर पूरे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया। कब, 1950 में 26 जनवरी, सबको पता है हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को 1949 में, बट पूरे देश में जो लागू हुआ है वो हुआ है आपका 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे अगली क्लास में, पर अभी हम अपना यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं। दूसरा देखो, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया हमने देख लिया, यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे। देखो दूसरा क्या है, हम यहाँ पे सारे एक्ट देखने वाले हैं, तो मैंने आपको बता देती हूँ हम कैसे करेंगे। मैंने कहा ना, दो तरीके के हम यहाँ पे एक्ट देखेंगे। पहला क्या, पहला हम देखेंगे कि जब कंपनी रूल था, हमने क्या देखेंगे, जब कंपनी रूल था उस टाइम पे कौन कौन से एक्ट बने, और जब ब्रिटिश रूल हुआ तो आप सबको पता है कंपनी रूल कब से शुरू होता है, 1773 से लगा के 1857। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, कंपनी रूल। इसी टाइम क्या होता है, 1857 में हो जाता है रिवॉल्ट। अब जब रिवॉल्ट हो गया तो क्या हुआ, कंपनी रूल को हटा दिया गया और क्या होती शुरू हो जाती, ब्रिटिश रूल। 1858 से लगा के 1947 तक, जब तक देश हमारा आज़ाद नहीं होता तब तक, और जब तक या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी नहीं हो जाता है, पूरे देश में अप्लाई नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन कौन सा, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट क्या होता है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, चार्टर्ड एक्ट क्या था, यहाँ हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस एक्ट कौन सा होता है, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, कौन कौन से होते, उसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते थे वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि और हमारा अध्यादेश कौन से एक्ट में आया, फिर 1909 का एक्ट हो गया, ठीक है, 1919 वाला एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कहते हैं 35 से 40% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। और फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके टाइम जो इंडिपेंडेंट एक्ट था वो। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एक हमारी क्या बनती है, संविधान सभा बनती है जो हमारे क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के बारे में बात करती है। क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सारे एक्ट, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं और हमें प्रॉपर पढ़ना है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चंस आपके हर एक चैप्टर से आने शुरू हो गए हैं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, मैंने देख लिया ना, हम यहाँ पे ये भी देखेंगे भारत का जो अधिनियम था 1935 का, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इधर आ जाओ, है ना। अगस्त ऑफर क्या होता है, कैबिनेट मिशन क्या होता है, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगस्त ऑफर 1940 में आता है। कैबिनेट मिशन में वो 3 मेंबर्स कौन थे जो आते हैं, ठीक है, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, आप देखो 6 नंबर का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा कि भाई हमारी संविधान सभा का गठन कैसे होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और किस दिन गठन हुआ, गठन जो होता है वो उसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे मेंबर्स वहाँ पे चुन के आते हैं, वो सब हम कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अपनी क्लास में कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैसे हुआ। अब देखो अगला टॉपिक क्या है कि कमेटीज़ एंड सम कमेटीज़ होती हैं वो कैसे। देखो संविधान सभा बन गई, अब कमेटी बनाएगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। तो वैसे अलग अलग क्या बनती हैं, कमेटीज़ बनती हैं, ठीक है, और उसी में सब कमेटीज़ भी बनती हैं। तो ये कमेटीज़, इनके जो कमेटीज़ होती हैं इनके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सब कमेटीज़ के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, कि कौन सी कमेटी किस लिए बनाई गई, वो भी सब पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये भी।
ठीक है, अगला टॉपिक देखो हम क्या देखेंगे। समझ आ गया अभी तक 7 टॉपिक्स में हम क्या क्या देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में उससे पहले के कौन कौन से एक्ट थे वो हम सारे देखेंगे। कमेटी कैसे बनी, संविधान सभा कैसे बनी और कौन कौन सी कमेटीज बनी है, ये हमारा हो गया, देखा जाए तो 2-3 दिन की क्लास में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो क्या है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सोर्सेस क्या है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं हर देश से लिया गया है, तो मांगा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया, ठीक है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली, रशिया से ली। तो वैसे ही हम देखेंगे कि जो हमारे सोर्स हैं वो कहाँ से लिए गए। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट जो हम पढ़ते हैं ब्रिटेन से लिया गया। तो कहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं वो हम सब कहाँ पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या हैं। 1935 से हमने क्या क्या लिया, इमरजेंसी के प्रोविजंस जो हैं, आपातकाल जो लगता है वो हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से। तो वो सब चीज़ें हम कहाँ पे देखेंगे, वो हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या देखेंगे, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो आपको पता है जब हमारा संविधान बना था तब टोटल कितनी अनुसूची थी, सिर्फ 8। अब कितनी है, 12। तो 4 और ऐड हो गई हैं, वो भी पढ़ेंगे और 8 पहले वाली पढ़ेंगे। टोटल मिला के हम कितनी पढ़ेंगे यहाँ पे, 12 की 12 अनुसूचियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। आगे आते हैं, संविधान के भाग कितने होते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कितने होते हैं, आपको पता है 22 पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये भी हम पढ़ेंगे, एक क्लास में ये आराम से हो जाएगा दोनों के दोनों, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स कौन से हैं और संविधान के पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप समझ लो पूरी चीज़ें शुरू हो जाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रियम्बल क्या है। जैसे किसी हम बुक को पढ़ते हैं ना तो उसका जो इंडेक्स होता है जहाँ पे लिखा होता है कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, इस चैप्टर में इस चीज़ें, वैसे प्रियम्बल है कि अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आप प्रियम्बल पढ़ लो, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा। कहाँ से, प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे आर्टिकल 1 से लगा के 4 तक, जहाँ पे हम संघ और उसके एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा अगला टॉपिक। इसी के अंदर हम पढ़ लेंगे क्या कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, सब चीज़ें, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। जैसे कि आप देखो जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे हमारे पास इतने राज्य नहीं थे, है ना, तो उसमें ABCD चलता था ऐसे, तो उनका पुनर्गठन हुआ, उसके लिए अमेंडमेंट आए, ठीक है। तो वो हम सब चीज़ें कहाँ पे पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। दूसरी बात हम क्या देखेंगे, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप जो होती है वो क्या है, ठीक है। कौन से पार्ट में आती है नागरिकता, कौन कौन से प्रोविजंस हैं नागरिकता के लिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम के पे कौन से प्रोविजंस थे और आज के टाइम पे कौन से हैं। और अभी आप देखो CA जो होता है वो एप्लीकेबल हो चुका है हर जगह, ये क्या था, ठीक है। NRC क्या होता है, असम अकॉर्ड क्या होता है, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, इनके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो है फंडामेंटल राइट्स, मतलब आपके मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमें आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, 17 में क्या है, इससे अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कौन बताता है, ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये चलेगा कम से कम 2 दिन की क्लास में, ख़त्म करेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे कैसे राइट्स होते हैं, जस्टिसेबल राइट होते हैं, मतलब इनके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 226 के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के थ्रू। तो ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है और कितने टॉपिक्स में हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं वो यही टॉपिक से आए हैं और इन्हीं टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से करेंगे। साथ में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं वो मैं यहाँ पे करा दूंगी, ताकि आपको ये भी लगे कि ये इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं और आपको क्वेश्चंस भी कैसे अटैम्प्ट करने। जैसे टॉपिक एंड होगा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। दूसरा देखो क्या है, DPSP। देखो DPSP एक भी तरीके के राइट्स होते हैं, जैसे ये हमारे
इनके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे सीएबल है, ये नहीं होते हैं, ठीक है। इनके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। फिर आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। सरकार ने आपको, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट्स तो बहुत दे दिए, अब कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं, वो ड्यूटीज़ हम पढ़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब तो नहीं था, पर बाद में इसे ऐड किया गया। कहाँ से लिया हमने? रशिया से लिया। कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट था। किसके टाइम पे हुआ? इंदिरा गांधी जी के टाइम में। तो हम ये और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक कौन सा होगा? वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, ठीक है। हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का बेटा ही अगला प्रेसिडेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे इंग्लैंड में जो महाराजा होते हैं, जो महारानी होती हैं, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी ही अगली महाराजा या महारानी होती। हम इंडिया में ऐसा नहीं, क्योंकि हम रिपब्लिक हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो शक्तियाँ होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और ज़रूरी भी होती है। हम ये देखेंगे प्रेसिडेंट की इमरजेंसी में कौन कौन सी पावर्स होती हैं, या प्रेसिडेंट की जो जुडिशरी पावर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। हम सारी पावर्स पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के बाद सेकंड नंबर पे कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छे से। तीसरा क्या है? हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। जो रियल पावर होती है वो किसके पास में होती है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। और उसके वहीं पे हम क्या देखेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, और उनके हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगी, ये भी हम देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट, संसद क्या होती है? आर्टिकल 79 में हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट कैसे बनती है? लोकसभा का रोल क्या होता है? राज्यसभा का रोल क्या होता है? राज्यसभा के पास कौन सी स्पेशल पावर होती हैं? लोकसभा के पास कौन सी स्पेशल पावर होती है? वो हम सब कहाँ देखेंगे? पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि संसद की कार्रवाई कैसे चल रही होती है, संसद किस तरीके से काम करती है, ठीक है। जैसे सेशंस होते हैं, मानसून सेशन हो रहा है, विंटर हो रहा है, समर हो रहा है, तो या बजट सेशन हो रहा है, तो वो सारी हम देखेंगे किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो काम करती है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। आप देखो विधेयक, बिल्स और उनके टाइप्स क्या होते हैं। अलग अलग बिल होते हैं, हम देखते हैं। एक साधारण बिल होता है, एक स्पेशल बिल होता है जिसे हम विशेष बहुमत वाला बिल बोलते हैं, और एक आपका स्पेशल, ठीक है। तो ये सारे जो बिल्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा देखेंगे कि हमारी जुडिशरी जो है, न्यायपालिका है, वो कैसी, मतलब किस तरीके से काम करती है, कौन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैग के बारे में। कैग क्या होता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, इसका काम क्या होता है, वो भी हम सब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आते हैं स्टेट के बारे में कि गवर्नर, जैसे कि हम सेंटर में पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, वैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेट में गवर्नर के बारे में। फिर हम देखेंगे स्टेट विधानमंडल के बारे में कि किस तरीके से, जिस तरीके से केंद्र में पार्लियामेंट होती है उसी तरीके से राज्यों में राज्य विधानमंडल होती है, वो किस तरीके से काम करती है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट किस तरीके से काम कर रही होती है, ठीक है। सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका नाम है लोकल गवर्नमेंट के बारे में कि लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम या म्यूनसिपैलिटीज़ कब बनी है। उनके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो थी नहीं, बाद में अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट करके ये बनाई गई हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आर्टिकल हैं इसमें हम पढ़ेंगे, कौन सी शेड्यूल में डाला गया इसे वो हम देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, किसके बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। अब देखो फिर हम क्या देखेंगे, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और फिर हम देखेंगे जैसे परिसीमन आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल बहुत चल रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में अच्छे से। फिर संघ, मैंने कहा यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे आपने देखा होगा, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के में क्वेश्चन को लेके, तो हम ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ में जो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट हुआ है, 44th अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, जो जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे 100 अमेंडमेंट्स हो गया, 101 अमेंडमेंट, 102, 103, 104, और अभी कितने हो चुके हैं, 105, अभी 106 होने वाले, ठीक है। तो जितने भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं वो सारे हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को भी पढ़ेंगे अच्छे से। और फिर जो बची कुची हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जैसे नीति आयोग के बारे में पढ़ना, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से कि नीति आयोग क्या होता है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं,
ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा भी हैं वो भी हम सारी पढ़ेंगे। 2 तरीके की बॉडीज पढ़ते हैं, देखा जाए तो 3 तरीके की, बट स्पेशली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोनों ही हम बहुत डिटेल में यहाँ पे अच्छे से करने वाले हैं। तो ये है हमारा सिलेबस। 40 टॉपिक्स दिए हैं, ऑलमोस्ट 33 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतने ही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इतने टॉपिक्स में ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो शायद मैंने ना करवाना, मतलब सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका छूटेगा। और जब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको MCQs मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कि हाँ आप ये देख लो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। समझ आ गया? तो ये तो हो गया हमारा टोटल सिलेबस जो होता है वो हमारा क्या होता है। अब हमारा पहला टॉपिक क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है और पॉलिटी जो है वो क्या होती है। तो पहले तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन या हम जिसे बोलते हैं हिंदी में संविधान, ये होता क्या है? तो बोलोगे एक तरीके की बुक है। अपने संविधान को सोचो कि मेरा संविधान क्या है, एक तरीके की बुक ही तो है संविधान, है ना। और उसमें क्या, उस बुक में क्या लिखा हुआ है? उस बुक में लिखा हुआ है कि कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ रेगुलेशंस दिए हैं। किस लिए? किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए, उस बुक में लिख दिए गए, ताकि जो देश है वो क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से चल सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, या फिर नियमों का एक संकलन हो गया जो किसी देश को, किसी राष्ट्र को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक चीज़ और देखो, अगर हम संविधान को हिंदी में करें और इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो हम क्या देखेंगे? सम प्लस विधान। अगर हम इसके संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? संविधान। सम प्लस विधान। सम मतलब क्या होता है बताओ? इक्वल, बराबर, समान। ठीक है, और विधान मतलब क्या होता है? लॉज, या फिर जिसे हम बोलते हैं कानून। तो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरीके की बुक होती है जहाँ पे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं, नियमों का संकलन होता है जो किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या वो किसी वर्ग के लिए होते हैं या पूरी देश में जो जो नागरिक रहता है उसके लिए होते हैं? तभी देखो इसका नाम क्या पड़ा, संविधान। सम मतलब होता है इक्वल, समान, और लॉज मतलब होता है कानून। तो जो भी उस राष्ट्र में नागरिक रह रहे हैं वो सबके लिए एक समान होते हैं कानून। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट इंडिया में आया, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट इंडिया में आया तो कुछ एलाइड वर्ग के लोगों को ही इंटरनेट का एक्सेस दिया गया कि नहीं आप ही चला सकते हो, बाकी लोग नहीं चला सकते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स दिए हुए हैं वो सारे नागरिकों के लिए समान है। क्लियर हुआ? सबके लिए बराबर। तो जो भी रूल्स हैं सबके लिए बराबर। जैसे कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जो भी अनटचेबिलिटी करेगा उसे पनिश मिलेगी। तो ये तो लिखा हुआ, तो ऐसा ये नहीं कि ये सिर्फ एक स्पेशल वर्ग को ही मिलेगी, जो भी करेगा उन सब के लिए पनिशमेंट जो होगी वो सेम होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स तो हो गए, बट सारे नागरिकों के लिए समान कानून होते हैं, किसी को स्पेशल चीजें नहीं दी गई हैं। एक्सेप्शन देखो हर जगह होता है, तो प्लीज एक्सेप्शन में मत जाना। जब मैं बताऊंगी कि अभी रिजर्वेशन के बारे में मत बोलने लगना कुछ भी, तो एक्सेप्शन वो चीज अलग होती है, वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी आप इतना समझो। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब देखो, कोई एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बुक है, बुक में लिख दिया गया लॉस। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया? आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि भाई हमें छुआछूत नहीं करनी है ना, हमें छुआ या फिर हमें अनटचेबिलिटी नहीं करनी है। ये तो बोला है कि हमें अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, ये बोला गया। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कहाँ पे लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने अनटचेबिलिटी कर ली, तो सिर्फ इतना ही तो लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ पे लिखा है? ये बुक के अंदर लिखा है। अनटचेबिलिटी कर ली तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, वो कहाँ पे है? वो है आपकी पॉलिटी के अंदर। मतलब जो संविधान में सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं उनको अप्लाई कहाँ होता है? अप्लाई कहाँ होता है? ये वो चीज़ वो होती है पॉलिटी के अंदर, मतलब हमारी राज्य व्यवस्था के अंदर। अप्लाई कौन करती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने रूल्स बना दिया कि अगर आप अनटचेबिलिटी करोगे तो आपको 5 साल की सजा हो जाएगी और आपको इतना जुर्माना पड़ेगा। ठीक है,
समझ आया? तो जैसे इसके लिए क्या आता है, हमने क्या देखा, इसके लिए नागरिक संरक्षण अधिनियम 1935, यह आया आपका। हमने क्या देखा, नागरिक संरक्षण अधिनियम देख लिया इसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा कि अगर आप अनटचेबिलिटी करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। समझ आया? तो देखो क्लियर हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं, वो रूल्स इंप्लीमेंट कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो कौन बताती है, बताती है हमारी पॉलिटी, ठीक है। और जो पॉलिटी, जो राज व्यवस्था होती है, अगर हम बात करते हैं पॉलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था, वो चलाता कौन है, जैसे इसमें बोले इसे इंप्लीमेंट कराएगा कौन, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करेगी, रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी, इससे अप्लाई करने के लिए क्या बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। जुडिशरी क्या करेगी, चेक एंड बैलेंस करेगी। और फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, वो क्या करती है, वो देखती, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी, यूपीएससी हो गई, तो ये क्या है, ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा है उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो किस में आता है, वो आता है आपका पॉलिटी और राज व्यवस्था के अंदर। समझ आ गया? तो क्लियर हो गया। अब एक बार आप देखो तो डेफिनेशन भी अगर आप देखना चाहो तो देख लो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वैसे तो मैंने बता दिया, जरूरत नहीं है इसमें देखने के लिए, पर आप देख लो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सिद्धांत, नियम और कानूनों का बुनियादी ढांचा होता है जिसके आधार पर किसी देश, राज्य, संगठन का संचालन किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करें, अगर हम राज व्यवस्था के बारे में बात करें, तो राज व्यवस्था क्या होती है वो भी देख लो। जो भी सेट ऑफ रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं उनको इंप्लीमेंट कराने का काम किसका होता है, हम देखेंगे राज व्यवस्था के अंदर। तो राज व्यवस्था किसी देश की शासन सिस्टम होती है जिसका संविधान, राजनीतिक संस्थाएं, शक्तियां और कार्यवर राज्य और नागरिकों के बीच संबंध शामिल होते हैं कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, वो कहाँ पर लिखा होता है, वो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। समझ आया? अब हम बात करते हैं ये कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना पड़ा, जरूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब समझ आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो सब नागरिकों के लिए समान होते हैं। जो भी सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उसे इम्प्लीमेंट कराना किसका काम होता है, राज व्यवस्था का काम होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं पार्लियामेंट को जो रूल्स बनाती है, हम न्यायपालिका को देखते हैं जो चेक एंड बैलेंस करती है, और हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती है। समझ आ गया? अब हम देखते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं मोनार्की होती थी, राजतंत्र था। ऐसा तो था नहीं कि उस राजतंत्र में कोई भी सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस थे, बट जो इक्वल की बात मैंने कही ना, समान, वो नहीं थे कि किसी पावरफुल इंसान को ज़्यादा सुरक्षाएं दी गई हैं, किसी जो नीचे तबका लोग है उसके कम दी गई हैं। जैसे हमने देखा कि 4 वर्ण बन गए, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आपने देखा ऊपर के जो 2-3 वर्ग थे, तीनों वर्गों को काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन थी, और जो नीचे वाला वर्ग था उसको नहीं थी। तो संविधान ने सबको बराबर का राइट दे दिया, चाहे वो उसका धर्म अलग हो। आप देखो हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे आप मणिपुर चले जाओ, पूरा नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाती है। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहाँ पे अलग लैंग्वेज है ना। तो हमारी इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती हैं, और जो कि बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। हर इंसान का, आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश भी जाओ ना, तो अभी कल्चर हमारा अलग हो जाता है। अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन, सबको मानते हैं। संविधान क्या करता है, उन सबको जोड़ के रखता है एक, है ना। ठीक, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी। समझ आया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था। यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा मेंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नहीं, बट समझना जरूरी है आपके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हम अब पॉलिटी पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो गलत बात है ना। इसलिए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या पड़ी। ये 4 पॉइंट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या थी। ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों था। पहला पॉइंट देखो क्या है। अच्छा, दूसरा काम आ गया। पहला काम ये रहा, है ना, संविधान का पहला कार्य क्या यहाँ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था, एनसीईआरटी में मेंशन करके बताया गया बहुत अच्छे तरीके से कि जरूरी क्या। देख लो पहले, एक बार समझ लो। संविधान का पहला कार्य यह था कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहा है। मैंने ये बोला ना कि जब आपके देश में अलग अलग
जात के लोग रह रहे हों, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हों, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रह रहे हों, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, समान अधिकार देने की कोशिश करता है और बचाने की कोशिश करता है। जैसे आर्टिकल 29 क्या कहता है आपसे कि जो लिंग्विस्टिक कल्चर के लोग हैं हम उनकी स्क्रिप्ट को बचाएंगे। तो जो कम हो रहे हैं समाज से, उनकी लैंग्वेजेस कम हो रही है, उनकी स्क्रिप्ट कम हो रही है, हम उनको ही बचाएंगे। ठीक है, तो जो ऐसा नहीं कि जो मेजॉरिटी में है उसी को सारे अधिकार दिए गए, माइनॉरिटी को नहीं दिए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, यही इसका पहला काम है, ताकि क्या हो, समाज में लोग अच्छे के साथ अच्छे से रह सके और सबके पास बराबर अधिकार हो। दूसरा काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, उसके रीजन के। दूसरा देखो क्या है, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की, संविधान या मतलब जो भी सरकार निर्णय ले, है ना, गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले वो कैसे हों, वो ऐसे हों कि सरकार को बनाया किसने, पब्लिक ने, हम उसे चुनते सरकार को, है ना। डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे अभी, डेमोक्रेसी जो होती है वो दो तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमारे वहाँ कैसी डेमोक्रेसी है, हमारे वहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम चुनते हैं किसको, अपने MP को, MLA को, उनको चुन के हम कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में या स्टेट विधानसभा में। वो क्या बनाते हैं, फिर वो वहाँ बैठ के हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, क्योंकि उनको हमने चुना है। क्लियर हुआ ना, समझ आए। तो उन ऐसा बनाना, ऐसा करना कि पब्लिक को ध्यान में रख के चीज़ें की जाए। ठीक है, अगला देखो तीसरा क्या, तीसरा ये है कि जब मोनार्की हुआ करती थी तो राजा के पास अनलिमिटेड पावर थी। राजा जो चाहे वो कर सकता था, है ना, कोई रोक टोक नहीं थी राजा के ऊपर। राजा ही क्या बोलते थे, राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व है, नीचे रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। ठीक था, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सरकार के पास पावर है रूल्स रेगुलेशन बनाने की, बट कितनी लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड नहीं कि सरकार जो मन चाहे वो कर सके, ऐसा नहीं। क्या लिखा है संविधान का तीसरा काम क्या है कि वह सरकार की कुछ सीमाएं लगाए जिससे कि कभी भी उसका उल्लंघन ना हो। सरकार ऐसे कोई भी रूल्स नहीं बनाएगी जो क्या हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। जैसे आप देखोगे, हम पढ़ेंगे आगे केशवानंद भारती केस के बारे में, तो हम देखेंगे कि उस केस में क्या हुआ था कि संविधान मतलब सरकार जो चाहे वो अमेंडमेंट कर सकती, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है, बट किसका ध्यान रखना है, उसे बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जो हमारे फाउंडिंग मेंबर थे संविधान बनाते टाइम, जो बना के कॉन्स्टिट्यूशन गए हैं, उसके को ध्यान में रखे आप अमेंडमेंट करो। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि सरकार के पावर तो है, बट पावर लिमिट में है, अनलिमिटेड नहीं है। ये किसने दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। ठीक है, 4 टाइम देखो क्या है, संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, समझ आए वाला पॉइंट। क्या बोला उसने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार को ये पावर देता है कि आप कानून बनाइए, किसके लिए बनाइए, समाज के लिए, समाज में क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, वेलफेयर स्टेट बनाना। जैसे हम DPSP पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सरकार का मेन काम क्या होता है, वेलफेयर स्टेट बनाना। ठीक है, समाज कैसा हो, जहाँ पे हर इंसान को समान राइट हो, पॉवर्टी ना हो, ठीक है, भुखमरी ना हो, इस जैसे कंडीशंस ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आपको, सरकार को, कि सरकार को ये काम करना है। तो समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों था। ठीक है, पहला जरूरी क्यों था कि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को लिमिट कर सके, कि सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। दूसरा क्या हो गया कि सरकार जो कानून बनाएगी किसको देख के बनाएगी, समाज को, क्योंकि समाज ने सरकार को बनाया। समझ आ गया। और हमारे समाज में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रह सकते हैं, मानने लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, कल्चर को मानते हैं, तो उनके बीच में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, पॉलिटी क्या होती है, और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और साथ में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों थी। ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं। समझ आए, तो हम क्या देखेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे क्या देखने वाले, हम यहाँ पे देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमारे भारतीय संविधान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देखो हमने क्या देखा था, दूसरा टॉपिक हमारा कहाँ गया, हम टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। देखो
हम अभी यहाँ पे देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो यहाँ पे क्या है। आप में से कोई बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो कौन कौन से। पहला पॉइंट बताओ, मैं लिख लेती हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि आप सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से हम बोलते हैं लिखित संविधान। कैसा है हमारा संविधान, लिखित संविधान। अब देखो, हम समझते पहले तो ये कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताओ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। और प्लीज़ कोई ये तो नहीं बताएगा कि रिटन में लिखित होता है और रिटन बिल्कुल लिखा नहीं होता। तो ये बच्चों वाला जवाब नहीं देने, प्लीज़ बताना। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है। जब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं किसका, ब्रिटेन का, कि जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा हुआ नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या ब्रिटेन काम नहीं कर रही है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना रही है, कुछ तो होता होगा ना इसके अंदर भी, तभी तो देश चल रहे होंगे। पहला तो हम देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। पहला देखो, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो लिखित चीज़ें होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखित चीज़ें होंगी वो 90% होंगी, 10% जो होगा वो कैसा होगा, अलिखित होगा। 10% भी नहीं वरना पूरा ही होता है। मैक्सिमम जो होता है वो लिखित पोर्शन होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे कि आप देख लो, जो अलिखित पोर्शन होता है वो कितना होता है, 80% ऑलमोस्ट, और जो थोड़ा लिखित होता है वो कितना होता है, वो आपका 20%। ठीक है, तो मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसा होता है, वो लिखा हुआ होता है। हमें हर चीज़ लिखी मिल जाती है कि हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है ना। ठीक है, समझ आए। तो मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, यहाँ पे लिखी होती हैं, और जो चीज़ें नहीं लिखी होती हैं उन पे कानून बन जाते हैं। जैसे साइबर क्राइम पे, हमारे को उस टाइम पे नहीं पता था कि साइबर क्राइम जैसी कंडीशंस भी आएंगी, बट अब पता है तो उसके लिए हमने अलग से रूल्स बना लिए। इसमें क्या होता है, 80% चीज़ें जो होती है वो लिखी नहीं होती, 20% जो होती है वो लिखी होती। और एक और डिफरेंस देखो, पहला ये समझ आया। अब हम एक चीज़ और देख, दूसरा पॉइंट देखो क्या है। दूसरा पॉइंट ये है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लिखा जाता है, लिखा जाएगा तो क्या होगा, वो बनेगा, मेड होगा। मतलब क्या है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बनता है, वो निर्मित होता है। मतलब जैसे कि आपने देखा कि हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि वहाँ पे कमेटीज़ बनी, ड्राफ्टिंग कमेटीज़ थी, है ना, बहुत सारी कमेटीज़ थी, वो बनी, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा हुआ, निर्मित होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो निर्मित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो परंपराओं के आधार पर चलता रहता है ना। जैसे कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले जो भी परंपराएं चलती होंगी ब्रिटेन में, उसी परंपराओं का एक संकलन है, उसके हिसाब से वो देश चलता है। तो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिशंस को पहले से फॉलो कर रहे होते हैं, मतलब परंपराओं को फॉलो कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से चीज़ चल रही होती है। जैसे कि आप देखो 1215 का एक्ट ब्रिटेन का, बहुत सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं आज ब्रिटेन में। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे है नहीं कुछ, वहाँ पे लिखा हुआ है, बट वो संविधान के फॉर्म में नहीं है, वो ट्रेडिशंस के फॉर्म में है, वहाँ की परंपराओं के फॉर्म में वही चीज़ें चलती आ रही हैं। ठीक है, तो अगर ये ट्रेडिशंस को फॉलो करता है और ये परंपराओं को फॉलो करता है तो क्या इसे किसी ने बनाया नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो बनता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो तो निर्मित होता है, बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होता है, वो आपका डेवलप्ड होता है, वो विकसित होता है। क्लियर हुआ, वो टाइम टू टाइम क्या होता है, विकसित होता है, बट ना तो वो लिखा गया है ना ही वो बना है। क्लियर हुआ। अब एक चीज़ तो आप समझ जाएंगे कि जो चीज़ बनाई गई, निर्मित की गई है, हमने निर्मित की है, तो वो लागू होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है वो आपका इम्प्लीमेंट होता है, मतलब वो लागू होता है। जैसे हमने क्या देखा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो क्या हो गया, लागू हो गया।
बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब वो ट्रेडिशंस को फॉलो करता है तो क्या वो लागू होगा? जब वो निर्मित ही नहीं हुआ तो लागू कहाँ से होगा, है ना? तो वो लागू नहीं होता। क्लियर हुआ? 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि इम्प्लीमेंट होता है और ये हमारा जो भी है इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है ये डिसाइड कर देता है कि उस देश की जो पॉलिटी होगी, जो राज व्यवस्था होगी, वो कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा हुआ नहीं, मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर ट्रेडिशंस, वहाँ पे परंपराओं के आधार पे चीज़ें चल रही हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सारी पावर किसके हाथ में है? वहाँ की पार्लियामेंट के पास में। बट हम देखो जहाँ पे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पे जो उस देश की पॉलिटी होगी वो कैसी होगी? वहाँ पे मतलब वो देश, आप देखो वो देश फेडरल हो सकता है, कहते हैं ना कि फेडरल कंट्री कैसा हो सकता है? फेडरल कंट्री हो सकती है वो। क्लियर हुआ? या फिर आप देखो कॉन्फेडरेशन, अब तो बचा भी नहीं है, हम फेडरल बोल सकते हैं, कॉन्फेडरेशन या तो क्वासी फेडरल, जैसे इंडिया कैसी क्वासी फेडरल। मतलब अब यहाँ आप ये चीज़ देखो कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा लिखा हुआ वो कंट्री कैसी होगी? फेडरल कंट्री। फॉर एग्जांपल यूएसए कैसी कंट्री है? फेडरल कंट्री है। इंडिया क्वासी फेडरल कंट्री, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यूनिटरी भी हो सकती है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है यहाँ पे, आप देखो। पर आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हमेशा वो कंट्री कैसी होगी? वो होगी यूनिटरी कंट्री। अब देखो ये हम समझेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट कैसी होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट कैसी होती है और क्वासी फेडरल गवर्नमेंट कैसी होती है, अभी समझेंगे आज वाली क्लास में। देखो समझ आया? क्लियर हुआ? तो जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री कैसी हो सकती है? फेडरल भी हो सकती है, क्वासी फेडरल भी हो सकती हैं, यूनिटरी भी हो सकती है। बट जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री हमेशा कैसी होगी? यूनिटरी फॉर्म ऑफ कंट्री होगी। इसे हिंदी में बोलते हैं एकात्मक। एकात्मक सही लिखा मैंने? देश। और ये कैसे हो जाएगी? ये हमारा हो जाएगा संघात्मक। अच्छा, किसी को पता है फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस? एक संघात्मक गवर्नमेंट, ठीक है। किसी को पता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है? पढ़ा होगा। और इंडिया कैसी है? क्वासी फेडरल। क्यों है क्वासी फेडरल? बताओ। तो हम देखें एक बार, अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और अगर हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं तो देख लेते हैं एक बार बहुत अच्छे से, ठीक है। पहला है यहाँ पे हम देखते हैं फेडरेशन। पहले तो हम देखते हैं फेडरल कंट्री, या फिर हम पहले देखो पहला 3 शब्द समझते हैं। पहला होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनिटरी, ठीक है। तीनों को समझते हैं, फिर हम समझेंगे फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, क्वासी फेडरल क्या होता है और हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। क्लियर हुआ? तो पहले हम देख लेते हैं कॉन्फेडरेशन के बारे में। कॉन्फेडरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फेडरेशन। किसी को यूएसए का पता होगा तो बता देगा मुझे क्या होती हैं तीनों, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और आपका यूनिटरी। कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन आप देखो एक जैसे हैं, पहले कॉन्फेडरेशन आया फिर फेडरेशन आया, ठीक है। आपको याद होगा जब यूएसए बना, यूएसए कोई कंट्री था नहीं, यूएसए क्या था? अलग अलग वहाँ पे कॉलोनी बनी हुई थी, है ना। तो यूएसए क्या था? 13 कॉलोनियों से मिलके बना यूएसए। तो अब फॉर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये देखो 13 कॉलोनी है यूएसए की, मान लो ये 13 लोग हैं, समझ ली, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने माना है ये 13 है, वैसे ये 6 ही हैं, 13 बन नहीं पाएंगे तो अब मान लो ये 13 है। चलो मैं बनाती हूँ, 9 10 छोटी छोटी 12 हो गए ना, और एक ये 13। तो ये क्या है? ये क्या था? ये अलग अलग यूएसए जो हैं वो अलग अलग ऐसी यहाँ पे कॉलोनी ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी, ऐसी करके 13 तरीके की कॉलोनी जो थी ये लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, ठीक है, अगर हमें दूसरी कंट्री से बात करनी है ना, फॉरेन रिलेशन के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में या फिर डिफेंस के बारे में, तो हम एक संघ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हम एक संघ बनाते हैं। तो इन तीनों ने मिलके क्या करा? इन्होंने आपस में मिल लिया और मिलके क्या बना दिया कि काम करते हैं, हम एक संघ बनाते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि 13 ने बोला कि हम स्टेट ए हैं, हमारे पास सारी पावर है, ठीक है, हम भी स्टेटमेंट है, हम भी स्टेट, हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट साइन करते। इन 13 ने क्या किया? इन 13 ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन करा
और इस एग्रीमेंट को साइन करा और बोला कि हम इस एग्रीमेंट के साइन के साथ संघ बनाते हैं। और जिसका काम क्या होगा, जिसका काम ये होगा कि जो भी बाहर के देश की होगी उससे इनको डील करना, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी हो गया, इंटरनेशनल ट्रीटी जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी होगी, ठीक है। और हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन रिलेशन के बारे में, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, किसके बारे में, या फिर आप देखो इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ट्रेड। अगर इन पे बात होगी तो एक कौन जाएगा, वो हमारी तरफ से किसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो इस संघ करेगा। तो क्या हुआ, इन 13 कॉलोनियों ने मिलकर एक संघ बना दिया, साथ में कंडीशन रखी। कंडीशन ये कि हमारी खुद की नागरिकता होगी, रहेगी, हमारे पास खुद की नागरिकता होगी, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सब कुछ हमारे पास होगा, बस आपको सिर्फ ये काम करने हैं। और जब हमारा मन चाहेगा हम तब आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्लियर हुआ? जब भी हमारा मन चाहेगा हम आपको छोड़ के बाहर चले जाएंगे। और जब हम आपको बाहर छोड़ के चले जाएंगे तो ये जो संघ है, जो 13 की एग्रीमेंट से बना था, तो इसमें से अगर एक भी बाहर चला गया तो ये संघ जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं किसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर के बारे में। ऐसे यहीं पे आ सकता था ना, ऊपर करते थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो किसके बारे में, आपने सुना है यूएसएसआर के बारे में, जिससे हम, ठीक है, जो आज का क्या है, रशिया। जब पहले भी ये रशिया था, 1921 से पहले ये रशिया ही था। 1921 के बाद क्या बन गया, यूएसएसआर बन गया, सोवियत संघ बन गया। इसने क्या किया, इसने एक एग्रीमेंट किया कंट्रीज के साथ, और क्या बन गया, यूएसएसआर बन गया। बट आपको याद है 1991 का टाइम हुआ कि ये टूट गया। मतलब क्या, जिन कंट्रियों ने मिलके एग्रीमेंट साइन किया था वो कंट्रियां क्या हो गई, इससे बाहर चली गई। और जब ये इससे बाहर चली गई तो क्या इसका कोई मतलब रहा, दोबारा से क्या बन गया, ये 1991 के बाद दोबारा से ये रशिया बन गया। क्लियर हुआ? ये था कॉन्फेडरेशन, कि जब कंट्रियां मिलके एग्रीमेंट करके आपके साथ जुड़ती हैं, संघ बनाती हैं, और जब उनका मन चाहे वो आपको छोड़ के जा सकती हैं, और जब वो चली जाएंगी तो आपका जो बनाया था आपने संघ, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती है, उसी को बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। यहाँ पे छोड़ के जाना आसान होता है, ठीक है। जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, वहाँ पे छोड़ के जाना आसान होता है, बट जब आपकी शादी हो जाती है तो वहाँ पे छोड़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो है आपका फेडरेशन। यहाँ पे आप लोग शादी नहीं हुई तो छोड़ के जाना आसान है, कभी भी आप छोड़ के जा सकते हो। बट जब शादी हो जाती है तो छोड़ के जा तो सकते हो, बट बहुत सारी लीगल कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद आप छोड़ के जा सकते हो। तो जैसा ही कॉन्फेडरेशन है वैसा ही क्या है, फेडरेशन। जैसा कॉन्फेडरेशन है वैसा ही क्या है, वैसा ही फेडरेशन है। बस सिर्फ इतना अंतर है कि कॉन्फेडरेशन में छोड़ के जाना आसान होता है, फेडरेशन में बहुत मुश्किल होता है। फेडरेशन में आप नहीं छोड़ के जा सकते हो। पहले यूएसए जो था वो भी एक कॉन्फेडरेशन ही था, बाद में यूएसए ने एग्रीमेंट साइन किया और यूएसए कैसा बन गया, फेडरेशन बन गया। अब यूएसए के जो 50 स्टेट हैं, जो यूएसए बनाता है वो 50 के 50 स्टेट यूएसए को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बाकी उनके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, खुद की नागरिकता भी है, खुद के हिसाब से वो कानून भी चलाते हैं, सब कुछ है। बट क्या नहीं है कि वो अब संघ को छोड़ के नहीं जा सकते। बस ये है आपका फेडरेशन। समझ आ गया? क्लियर हुआ? इन दोनों में अंतर आ गया? अंदर समझ आए? यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूनिटरी में सारी पावर किसके हाथ में होती है, किसी एक के हाथ। यूनिटरी का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है सब कुछ किसके हाथ में, एक के पावर के हाथ में। तो यहाँ पे स्टेट का कोई रोल होता ही नहीं। जैसे ब्रिटेन में कोई स्टेट आपने सुना, ब्रिटेन के बड़े बड़े से स्टेट है भी तो उनको कोई अलग से पावर है नहीं। क्लियर हुआ? अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि इंडिया भी कैसा है, फेडरल है, फेडरेशन है। बट इंडिया एक एग्रीमेंट से नहीं बना है। यूएसए कैसे बना हुआ है, यूएसए एग्रीमेंट से बना। समझ आया? तो फॉर एग्जांपल कभी आपसे पूछा जाए इंडिया के फेडरेशन में और यूएसए के फेडरेशन में अंतर क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि यूएसए का फेडरेशन जो था वो एग्रीमेंट से बना है। और जब भी कोई एग्रीमेंट साइन करता है तो एग्रीमेंट में दोनों की बातें मानी जाती हैं। पहले ये कि जो स्टेट ने बोला, स्टेट ने क्या बोला कि भाई हमारे पास भी खुद की क्या होगी,
नागरिकता होगी तो आप देखते होंगे यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, यूएसए की अलग नागरिकता होती है और स्टेटों की अलग होती है। साथ में उन्होंने क्या बोला, हम एग्रीमेंट करें तो हमारा खुद का क्या होगा, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि यूएसए कैसे बना है, यूएसए एग्रीमेंट के साथ बना है। क्लियर हुआ? इंडिया एग्रीमेंट से बना है? नहीं, इंडिया फेडरल तो है बट इंडिया एग्रीमेंट के साथ नहीं बना। इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट है, हमारे 29 के 29 स्टेट, जो हमारे स्टेट हैं, उन स्टेटों को अलग से पावर्स नहीं मिली हैं। आप अपना स्टेट चलाइए बट आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, आपका खुद का नागरिकता नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा और आपकी खुद की नागरिकता नहीं होगी। ये मेजर डिफरेंस है हमारे फेडरेशन में और यूएसए के फेडरेशन में। समझ आया कि यूएसए एग्रीमेंट से बना है, इन सब ने मिलकर एग्रीमेंट से यूएसए को बनाया, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट में स्टेट के पास पावर्स हैं और हमारा देश एग्रीमेंट से नहीं बना है, इसलिए वहाँ पे स्टेट के पास खुद की नागरिकता और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसलिए हमने क्या लिया, इसलिए हमने कुछ चीज़ें कहाँ से ले ली हैं, कुछ चीज़ें हमने यूनिटरी से ले ली। यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो क्वाज़ी फेडरल है, कि हमने लिया तो है, हम फेडरल तो हैं, ठीक है, हमने स्टेट्स को पावर तो दे रखी है, फेडरल तो हम है, बट फिर भी हमारे पास सिंगल नागरिकता है, ठीक है, हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी हमारी पावरफुल है। तो कुछ चीज़ें हमने कहाँ से ले ली, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ले ली, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वाज़ी फेडरल है। पहले आप समझो, ये चीज़ समझ आ गई। कॉन्फेडरेशन फेडरेशन में डिफरेंस क्या होता है। अब हम गवर्नमेंट समझ लेते हैं। कॉन्फेडरेशन, मैंने बोला ना कि कॉन्फेडरेशन में छोड़ के जाना आसान होता है, यहाँ पे भी सब एग्रीमेंट करके संघ को बनाते हैं, और यहाँ किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए, फॉरेन रिलेशन के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, यहाँ पे छोड़ के जाना आसान होता है। एग्जाम्पल याद रखना किसका, यूएसएसआर का। ठीक है, 1921 से पहले भी ये क्या था, ये रशिया ही था, और 1921 के बाद क्या बन गया, यूएसएसआर बन गया, और 1991 में जब रशिया ये टूटा, यूएसएसआर दोबारा से क्या बन गया, रशिया बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट थे वो छोड़ के चले गए और वो क्या बन गए, वो कंट्री बन गए। फेडरेशन में छोड़ के जाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। ठीक है, समझ आया? यहीं से हम पढ़ते हैं, यहीं से क्या आता है, यहीं से हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, और यहीं से हम पढ़ते हैं आपका यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में, कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होगी। और आपको ये भी समझ आ गया है कि इंडिया का फेडरेशन और यूएसए के फेडरेशन में डिफरेंस क्या होता है। समझ आ गया? वो एग्रीमेंट से बना है और हम एग्रीमेंट से नहीं बने हैं, इसलिए हमने कुछ चीज़ें यूनिटरी गवर्नमेंट से भी ली हैं। समझ आया? तो अगर आप बोला जाए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डबल नागरिकता क्यों नहीं है, तो बता दोगे आप क्यों नहीं है? ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अब हम देख लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। यहीं से फेडरेशन से फेडरल गवर्नमेंट आती है, और यहाँ पे पढ़ लेते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में, डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। बस हमारा आज का टॉपिक, जो अभी हम एक ही पॉइंट पढ़े इंडियन फीचर्स के बारे में, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट जो है वो ये कौन सा है, वो ये है कि लिखित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लिखित, उसी के अंदर हम ये सब चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी ही चाहिए। मतलब क्या, फेडरल का मतलब यही है कि खुद 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जांपल कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए। मतलब क्या, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अब आप देखो लोकल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होनी चाहिए। मतलब ये कि पावर्स का क्या होना चाहिए, पावर्स का विकेंद्रीकरण, मतलब जिसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। क्या होना चाहिए, पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। समझ आया? जैसे कि केंद्र सरकार के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट कंट्री है, बिल्कुल है। यूएसए के पास भी आप देख लो, है ना। यूनिटरी का मतलब होता है सारी पावर किसके हाथ में,
किसी एक के हाथ में, मतलब यहाँ पे देखो सारी जो पावर होती है वो किसी के हाथ में होती है, किसी एक के हाथ में होती है। इसे बोलते हैं पावर का सेंट्रलाइजेशन होना, केंद्रीकृत होना। पावर का क्या होना? पावर का केंद्रीकृत होना। पावर जो है वो किसी एक के हाथ में है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में सारी पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के पास में सब कुछ। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर कैसी होती है? अनलिमिटेड पावर। जैसे मैंने क्या बोला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए, बट ब्रिटेन का पार्लियामेंट क्या कहता है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, बिकॉज वहाँ पे क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पावर कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। कैसी पावर होने वाली है? यहाँ पे पावर हो जाएगी आपकी अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पावर कैसी होगी? यहाँ पे पावर जो होगी वो कैसी होगी? लिमिटेड होगी, क्योंकि यहाँ पावर का हमने क्या कर दिया है? डिवीजन कर दिया। पावर तो कैसी हो जाएगी? पावर जो होगी वो कैसी होगी? ये लिमिटेड होगी। समझ आया अभी तक? यूनिटरी में सारी पावर किसी एक के हाथ में होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो शक्ति है, पावर्स को हमने डिवाइड कर दिया लेवल्स में। केंद्र सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास और लोकल गवर्नमेंट के पास। पावर्स को विकेंद्रीकृत करना, यहाँ पावर्स को केंद्रीकृत करना किसी एक के हाथ में। क्लियर हुआ? दूसरी बात देखो, यहाँ पे मैंने कहा जहाँ पे पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होती है, वहाँ पे आप देखो जो पार्लियामेंट पास अनलिमिटेड पावर होगी, इसका मतलब जुडिशरी जो होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी या नहीं? तो नहीं। तो यहाँ पे आप देखो दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे जो न्यायपालिका होती है, सॉरी न्यायपालिका बोलेंगे ना इंग्लिश में, हाँ, न्यायपालिका जो होती है, जो जुडिशरी होती है आपकी, उसके पास जो पावर होती है वो कैसी होती है? कुछ भी नहीं होती। मतलब यहाँ पावर होती नहीं, ना के बराबर, लिमिटेड होती है, ना के बराबर पावर। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ना के बराबर पावर कम होती, मतलब लिमिटेड पावर होती है। यहाँ पे जो पावर न्यायपालिका जो होती है, जुडिशरी जो होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, और इसके पास पावर भी होती है। ठीक है, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट कैसे इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी हमारी कैसी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे जुडिशरी जो होती है इस पर बहुत लिमिटेड पावर होती है। कैसी पावर होती है? लिमिटेड पावर। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, लिमिटेड पावर होती है। कैसी होती है? लिमिटेड पावर होती है। दूसरे फीचर्स देख लो एक बार जल्दी से। जो हमारा तीसरा फीचर्स होता है वो देखो क्या होता है। तीसरा फीचर्स देखो वो होता ये है कि जो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे डबल सिटीजनशिप होती है। कैसी होती है? डबल सिटीजनशिप। यहाँ पे देख लो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कैसी होती है? यहाँ पे डबल सिटीजनशिप होती है। जिसे हम बोलते हैं दोहरी नागरिकता होती। कैसी होती? दोहरी नागरिकता। और यहाँ पे क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन भी दोहरा होता है। यहाँ पे क्या होता है? आप देखो डुअल कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे आप देखो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप होती है। अब कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा मैम इंडिया में सिंगल है और इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर हमारी कंट्री फेडरल कैसे हो गई? मैंने बता दिया अभी आपको कि वो कैसी बनी है। वो कुछ फीचर्स हमने यूनिटरी गवर्नमेंट से भी लिए। हमारी कंट्री फेडरल है बट हमने कुछ फीचर्स यहाँ से भी लिए हैं क्योंकि हमारा देश एग्रीमेंट से नहीं बना है। क्लियर हुआ? समझ आ गया? हमारा देश जो है वो एक एग्रीमेंट के साथ नहीं बना हुआ है। समझ आ गया? यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है, यहाँ पे नहीं। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल कैसे। ये समझ आया फेडरल गवर्नमेंट में अंतर क्या होता है? जल्दी से देखो। समझ आ गया? अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ जिसे हम बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्वाजी फेडरल है। ये बात पहले बात बताओ किसने बोली है? ये बोली है के.सी. वियर ने।
किसने बोली है? ये बोली है केसी किसने बोली है? ये बोली है केसी वेयर ने। मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये क्वाजी फेडरल मतलब अर्ध संघात्मक, मतलब पूरी तरीके से ना तो फेडरल है और ना ही यूनिटरी पूरी तरीके से। ये किसने बोला? किसने बोला? केसी वेयर ने। केसी वेयर ने बोला कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो आपका क्वाजी फेडरल। 2 पॉइंट तो आपको यहीं पे समझ आ गया कि हमने क्या करी है, हमने हमारे देश में डबल सिटीजनशिप नहीं है और ना ही डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है। 2 पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आए। तीसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि क्यों है, वाई क्यों है, इसका रीज़न समझो। पहला पॉइंट क्यों है वो ये है कि हमारे देश में जब इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं, उस कंडीशन में सारी पावर किसके हाथ में चली जाती हैं? पार्लियामेंट के हाथ में। जैसे कि हमने देखा, पहला पॉइंट ये है कि जब हमारे वहाँ इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी लगती है, 3 तरीके की इमरजेंसी पढ़ते हैं हम। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और प्रेसिडेंट आर्टिकल 356। 3 तरीके की हम इमरजेंसी पढ़ते हैं। जब ये इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल की इमरजेंसी को हटा के, प्रेसिडेंट आप देखो स्टेट में लगती, आप स्टेट में प्रेसिडेंट रूल होता है ना, स्टेट अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो आप देखो कि जब भी इमरजेंसी लगती है, उस इमरजेंसी में सारी पावर किसके हाथ में चली जाती है? केंद्र सरकार के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अभी हमने देखा फेडरल गवर्नमेंट में ये स्टेट के पास पावर होती है, पावर को बराबर डिवाइड किया जाता है। फिर हमारे देश में क्या हुआ? इमरजेंसी कंडीशन में सारी पावर कहाँ चली गई? संघ के पास में। क्लियर हुआ? दूसरी कंडीशन, एक आपने देखा 3 तरीके की हमारे पास लिस्ट के बारे में बात करें, फेडरल लिस्ट के बारे में, तो हमने देखा हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट है। कौन कौन सी? सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारे पास एक कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और ये हो गई आपकी समवर्ती सूची। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा ये कि 3 तरीके की सूचियाँ हैं। कौन से शेड्यूल में दी गई? 4th नंबर की, है ना, सॉरी 5th में दी गई, 4th में है ना, 4th में, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा ये कि हमारे पास ये दी हुई है सूचियाँ, है ना, फेडरल लिस्ट के बारे में बात करें। अच्छा, फेडरल लिस्ट वाले 7th शेड्यूल में दी, किस में दी गई? ये दी गई है आपकी 7th शेड्यूल में, ठीक है। तो केंद्र सूची में जो कानून बनाने की पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची में पावर बनाने किसके पास है? राज्य के पास। समवर्ती में दोनों बना लेते हैं, बराबर पावर है। बट आप देखो कि जो किसी भी सूची में सब्जेक्ट ना दियो, वो कहाँ, उसको क्या बोलते हैं? ये है आपकी रेजिडुअल पावर। कौन सी पावर? रेजिडुअल पावर। यूएसए में ये पावर किसके पास है? यूएसए के अंदर ये पावर जो है वो स्टेट्स के पास है। बट हमारे इंडियन पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। मतलब ये कि जो भी किसी भी सूची में जो सब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई भी सब्जेक्ट, मान लो साइबर क्राइम के बारे में बात है, तो उस टाइम पे साइबर क्राइम को लेके किसी भी सूची में कुछ नहीं दिया गया, तो अगर किसी सूची में कुछ भी नहीं दिया गया, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास। ये क्या शो करता है? शो करता है ये कि केंद्र सरकार हमारी ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू राज्य सरकार। तीसरा पॉइंट आप देखो, जैसे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के बारे में बात करें तो 3 आपकी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो जो भी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होती हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? केंद्र सरकार, जो कि काम कहाँ कर रही होती है? राज्य सरकार के अंदर। और इनको निकालना होता है तो भी कौन निकालता है? केंद्र सरकार। तो ये भी क्या शो कर रहा है कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है कंपेयर टू राज्य सरकार। तो इसलिए बोला गया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? वो क्वाजी फेडरल है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है ना, कैसा है वो आपका क्वाजी फेडरल। जैसे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और हाई कोर्ट कहाँ का होता है? स्टेट का होता है। तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट से। इस वजह से यहाँ पे इक्वल पावर नहीं दिया गया स्टेट को,
जैसा यूएसए में दिया गया है। इसलिए हमारा इंडिया कैसा है, क्वाजी फेडरल है, कंप्लीटली फेडरल नहीं है। कुछ केसेस में केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है, इमरजेंसी के केस में देख लो या रेजिडुअल पावर्स के केस में देख लो, ऑल इंडिया सिविल सर्विस के केस में देख लो, ठीक है। तो इन केसेस में केंद्र सरकार जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो हमारा क्वाजी फेडरल है। समझ आया? तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ लिया, वो पॉइंट क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में, आज तो आप इतने देख लो, बाकी कुछ पॉइंट्स ना आप देख के आना। जैसे हमारे वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमारा है वो दोनों का मिक्सअप है। कुछ चीज़ों के लिए बहुत रिजिड है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है। एक सवाल भी है, आप देख के आना, बताना ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ये कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो प्लीज़ बता देना, डाउट क्लियर हो जाएगा। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। और किसी को भी अभी नया बैच ज्वाइन करना है तो मैंने आपसे नंबर बता दिया, उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 10 तारीख से नया बैच आपका शुरू होने वाला। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।